बच्चों, मैं आज फिर अरुण तिवारी आपके पास मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए गए प्रश्न बैंक के विद्युत से संबंधित पाठ के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें लगभग वही प्रश्न है जो एग्जाम में आते रहते हैं या जिनके आने की संभावना है। इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, इनके उत्तरों को अच्छे से याद कीजिए और अपने परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न है इसका कि एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है। उसने पहला प्रश्न बोला है कि एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे कि एमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो परिपथ में विद्युत धारा के मान को बताता है। परिपथ में कितनी विद्युत धारा बह रही है ये हम एमीटर के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम एमीटर परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी धारा एमीटर से होकर बहनी चाहिए। तो इसलिए परिपथ को हमेशा श्रेणी क्रम में जो एमीटर है वो हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसका आंसर होगा कि परिपथ को एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। नंबर 2 कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसे प्रायः हम इस तरीके के सिंबल द्वारा प्रदर्शित भी कर सकते हैं, ऐसा प्रतीक से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये आपको याद रखना है इसके साथ में। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो देखिए, अश्व शक्ति जो होती है ये शक्ति मापने की इकाई है। शक्ति मापने की एसआई यूनिट जो होती है वो वाट होती है। शक्ति को हम वाट में नापते हैं और एक अश्व शक्ति जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति बराबर हम 746 वाट कह सकते हैं या कहते हैं, यानी एक अश्व शक्ति का मान 746 वाट के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर मापन यंत्र है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है वो कि विभवांतर मापन यंत्र है। विभवांतर मापन यंत्र यानी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर हमको विभवांतर का मान ज्ञात करना है तो हम उसमें फिर वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर के माध्यम से हम विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये विभवांतर मापन का यंत्र जो होगा वो वोल्ट मीटर होगा और इसे परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसे हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। जिस तरीके से हमने कहा है कि एमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, उसी तरीके से वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है वो इसमें कि एक प्रतिरोध तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रतिरोध तार के टुकड़े को कह रहा है कि 5 बराबर भागों में हमने बांट दिया है और बांटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R स्टार है तो R/R स्टार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे ये हमारे पास में एक तार है AB एक तार है, इसको हमने 5 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4 और ये 5। इस तार का प्रतिरोध R था, 5 भागों में बांट दिया तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा, इस भाग का प्रतिरोध R/5, इस भाग का प्रतिरोध भी R/5, इस भाग का प्रतिरोध भी R/5 और इस भाग का प्रतिरोध भी R/5, क्योंकि इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में बराबर भागों में बांटा हुआ है, इसलिए इनके प्रतिरोध ये हो जाएंगे।
अब हमने प्रतिरोध का मान निकाल लिया। अब वो कहता है कि प्रत्येक टुकड़े को समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है, या समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ये होगा इसके सूत्र। तो अब यहां पर जब हम इसके मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/R/5 धन 1/R/5 धन 1/R/5 धन 1/R/5 और धन 1/R/5। ऐसे हमने सारे मान रख दिए इसके। अब देखिए बटे के नीचे बटे है तो संख्या पलट जाएगी और इसका मान हो जाएगा 5/R धन 5/R धन 5/R धन 5/R और धन 5/R। R लघुत्तम ले लें अगर तो हम 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5 यानी 25/R। ये 1/R स्टार का मान है, ये 1/R स्टार का मान है। तो R स्टार की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम इसको कर दे तो R स्टार बराबर हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कर दिया तो इसका भी व्युत्क्रम कर दो तो ये R/25 के बराबर होगी। अब हमको R/R स्टार का मान निकालना है, R/R स्टार का मान ज्ञात करना है। तो रख दीजिए, मान ये हो गया R और यहां रख दिया हमने R/25। संख्या पलट जाएगी तो ये हो गया R गुणित 25/R। तो R से R ये कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा 25, यानी इसका सही उत्तर जो है वो 25 होगा। फिर इसके बाद वाले प्रश्न में वो कह रहा है, देखिए इसके बाद वाले प्रश्न को करने के लिए हमको विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, विद्युत शक्ति को वो कहता है निरूपित नहीं करता है, ऐसा मान हमको चाहिए है इसका। देखिए इसमें पहले में उसने कहा है I²R I वर्ग स्क्वायर R, दूसरे में उसने कहा है IR², तीसरे में उसने कहा है VI और चौथे में उसने उत्तर दिया है V²/R। तो देखिए जब हम इसको निकालने जाएंगे तो हमको मालूम है कि P बराबर होता है VI, ये सूत्र होता है शक्ति बराबर होता है विभवांतर इंटू धारा, P बराबर VI। तो ये तीसरा वाला मान तो इसमें मैच कर गया, ये यही से पता चल गया हमको। अब ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है IR, तो यहाँ पे हमने V की जगह पे रख दिया IR। तो यहाँ V की जगह पे जब हम IR रखेंगे तो IR इंटू I, यानी ये मान हो गया I²R, जो पहले वाले मान से समानता रखता है। तो पहला वाला मान भी इसमें मिल गया। अब अगर हमने V का मान न रख के बल्कि I का मान रख दे तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे V इसका P की जगह में तो V इंटू V/R, तो ये हो जाएगा V²/R, जो है आपका चौथे वाले मान से समानता रख गया। यानी जो ये दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है ये शक्ति का मान नहीं है, विद्युत शक्ति का मान नहीं है। इस तरीके से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके यहाँ पर हल हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं खाली स्थान वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई का डैश 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 होता है। तो किसी भी तार का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई का अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यहाँ पर हमको जो प्रयोग करना है वो किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ये खाली स्थान में भरा जाएगा अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसके लिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है वो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल में से होके विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, इसलिए हम कहते हैं कि शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत धारा का कुचालक होता है। फिर कह रहा है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श एमीटर से हम धारा का मापन करते हैं और एमीटर को हम हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं।
पूरी की पूरी धारा मीटर में से होकर गुजर जाए, इसके लिए आवश्यक है कि प्रतिरोध का मान 0 होना चाहिए। अतः एक आदर्श मीटर का जो प्रतिरोध है वो 0 होना चाहिए। यानी यहाँ खाली स्थान में या रिक्त स्थान में हम 0 शब्द का प्रयोग करेंगे। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होता है। फिर कह रहा फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ डैश 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 में जोड़ा जाता है। फ्यूज एक ऐसा वायर होता है जो अगर हमारे घरों में या जहां पर भी हम इसको जोड़ देते हैं, पूरी धारा इसमें से होकर प्रवाहित हो, तो पूरी धारा इसमें से प्रवाहित हो, इसका मतलब है कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और अगर कभी अधिक अति भार आ जाए या बहुत ज्यादा लोड आ जाए तो ये तार गल जाता है और टूट जाता है। तो इसलिए जो है हमें इसको फ्यूज को किसी भी संयंत्र के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फ्यूज को हम जो है किसी भी संयंत्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें भी जो है अधिक विभवांतर अगर हमको चाहिए है तो हमें सेलों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। इसमें भी हम श्रेणी क्रम शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर, अगर कई सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होने का मतलब ऐसे प्रतिरोध को इस तरीके से जोड़ दिया है हमने, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं प्रतिरोध। तो जब ये जुड़े हुए हैं तो इनमें विद्युत धारा का मान समान होता है। तो विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर उनमें धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ हम भरेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा के मान में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो विद्युत धारा हो जाएगा। घरों में जो विद्युत उपकरण है वो सभी समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। घरों की जो वायरिंग की जाती है उसमें उपकरणों को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है कि कभी अगर कोई एक उपकरण खराब हो जाए तो बाकी के उपकरण सुचारू रूप से चलते रहे, इसलिए इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इस तरह ये आपकी वस्तुनिष्ठ वाली श्रृंखला समाप्त हुई। आगे हम जो है संभावित मुख्य प्रश्नों के उत्तर लेके कल फिर हाजिर होंगे। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके और वो परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। धन्यवाद।